हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं पार्थ सीरीज को, और यही पार्थ सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने रेलवे के संपूर्ण जीके और जीएस को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया है। इससे पहले भी हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने तीनों प्रैक्टिस सेट को नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप संपूर्ण तीनों ही सेट को यहाँ पर जो पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। अब बारी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 4 को पढ़ने होगी। चलिएगा बिगर किसी देरी से रेलवे की इस दमदार और शानदार श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करेंगे। चलिएगा देखेंगे आज के पहले प्रश्न पर। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, देखिएगा जो पहला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। और हम लोगों से यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि 2020 में ये कब आयोजन इन यूथ गेम्स का भारत में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 2020 में ये कहां पर हुए थे। जवाब हो जाएगा कि गुवाहाटी। गुवाहाटी में हमें देखने को मिले। 2021 में यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था, पंचकुला। कहां पर हुआ, पंच हमें ये कुला में देखने को मिलते हैं। 2022 में इनका आयोजन कहां पर हुआ, तो फिर जवाब होगा कि हमें भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर, भोपाल मध्य प्रदेश में हम लोगों को यूथ गेम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा यहाँ पर, जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो यहाँ पर इंडिया गेम्स में जो 37वें नंबर के कहाँ पर हुए थे, यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा तो ये इनका हाल ही में आयोजन गोवा में हमें देखने को मिला। सवाल पूछेगा कि आपके 38वें खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हम लोगों को कहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। जवाब होगा कि हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर आपके 39 नंबर कहाँ पर होंगे, हमें मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में हम लोगों को यहाँ पर ये में देखने को मिलेंगे। ये आपके मेघालय में 2025 में आयोजन होगा, और इनका आयोजन 2024 में हम लोगों को यहाँ पर इनका आयोजन देखने को मिला। और ये जो 37वें नंबर के थे, इनका आयोजन 2023 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को यहाँ पर ये याद होना चाहिए। और यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि अभी तक यूनिवर्सिटी गेम कितने हुए हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स का यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में कहाँ पर जो इनका आयोजन हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2020 में जब पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, इनका आयोजन उड़ीसा में कहाँ पर देखने को मिला, हमें उड़ीसा में इनका आयोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर 2021 में इनका जो हम लोगों को आयोजन कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा फिर हमें बेंगलोर। कहाँ पर देखने को मिला, बेंगलोर में इनका आयोजन हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि 2022 मतलब ये लगभग 2022 में हमें इनका आयोजन कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा कि ये यूपी यानी आपके उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिले। और वहीं पर 2023-24 के हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिले थे, तो जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। कहाँ पर, गुवाहाटी में हमें ये देखने को मिलेंगे। ये सब आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन हम लोगों से सवाल क्या पूछा था, हम लोगों से केवल यहाँ पे केवल सवाल पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। अब हम लोगों को सवाल 2020 का पूछा था, तो 20 के साथ हम लोग जाएंगे कि गुवाहाटी में इनका आयोजन हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर देखो, ये जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, जिस राज्य के द्वारा यहाँ पर सर्वाधिक मेडल यहाँ पर जीते जाते हैं, उस राज्य को यहाँ पर राजा भलिंद्र ट्रॉफी यहाँ पर प्रदान की जाती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज की क्लास का जो हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। हम लोगों को यहाँ पर दिया है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी कंपनी शामिल है, या मतलब हम लोगों को सवाल ये पूछा है कि महारत्न जो हमें कंपनी देखने को मिलती है भारत में, और वर्तमान यदि हम लोग भारत की बात करेंगे, तो हमें 10 महारत्न कंपनियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इन 10 महारत्न जो कंपनियों में से कौन सी हमें एक कंपनी यहाँ पर देखने को मिलती है। और आप सभी जानते हैं भारत पर्यटन विकास निगम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड आपके लिमिटेड, या कोल इंडिया लिमिटेड।
तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि आपकी कोल, आपकी इंडिया लिमिटेड एक प्रकार की महारत्न कंपनी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर यदि सवाल पूछेगा कि इसकी स्थापना कब देखने को मिलेगी, तो 1965 में इसकी स्थापना हम लोगों को जो देखने को मिलेगी। और पश्चिम बंगाल में इसका हमें क्या देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में हमें इसका मुख्यालय भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। एक ही महारत्न कंपनी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हम लोगों को भारत में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे देख रखा है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई थी, हम लोगों से सवाल पूछा है। और कौन से दो शहरों के बीच में, आप सभी जानते हैं कि यह 15 फरवरी, कौन सी फरवरी, 15 फरवरी, और ये 15 फरवरी 2019 को आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह ट्रेन का जो शुभारंभ किया गया था, यह कहां से कहां तक चलाई गई थी? जवाब होगा कि यह न्यू दिल्ली। कहां से चलाई गई थी? यह न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ। तो ये न्यू दिल्ली टू कहां तक गई थी? तो ये वाराणसी के बीच में। किसके बीच में? वाराणसी के बीच में हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है। जब ये ट्रेन पहले चलाई गई थी जब ये वंदे मातरम, वंदे भारत जब ट्रेन चलाई गई थी, तो इसी वंदे भारत का जो पहले नाम हुआ करता था, वो पहले इन लोगों ने नाम रखा था ट्रेन 18। क्या नाम रखा था? ट्रेन 18। तो आप लोगों से ये भी सवाल पूछ सकता है कि ट्रेन 18 के एक ट्रेन का हम लोगों को यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। तो जवाब होगा कि यह हमें वंदे भारत का ही ट्रेन 18 नाम हमें देखने को मिलेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? जवाब हो जाएगा यह नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में हम लोगों को पहली बार चलती हुई यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश बिम्स्टेक का हमें यहाँ पर सदस्य बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा? तो यही बिम्स्टेक हमें एक संगठन देखने को मिलेगा। बिम्स्टेक एक संगठन हम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर एशिया देशों का मुख्य हमें संगठन देखने को मिलेगा। कौन कौन इसके अंदर शामिल होगा? तो जवाब होगा प्यारा भारत इसके अंदर शामिल होता है। भारत के साथ नेपाल इसके अंदर शामिल होगा। नेपाल के साथ भूटान इसके अंदर शामिल होता है। भूटान के बाद म्यांमार के साथ जाएंगे, म्यांमार शामिल होगा। म्यांमार के बाद थाईलैंड भी इसके अंदर शामिल होगा, थाईलैंड भी शामिल होता है। और थाईलैंड के बाद हमें बांग्लादेश इसमें शामिल होता हुआ देखो मैं। और बांग्लादेश के बाद हम लोगों को यहाँ पर श्रीलंका, कौन सा देखने को मिलेगा? श्रीलंका हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जवाब होगा प्यारा भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सभी हम लोगों को इसी बिम्स्टेक संगठन में यहाँ पर शामिल होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन कौन सा देखने को नहीं मिलेगा? तो जवाब होगा यही मालदीव हम लोगों को यहाँ पे शामिल होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अब प्रार्थना समाज के हम लोगों से संस्थापक पूछा है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौर में भारत में धार्मिक सुधार हमें देखने को मिले थे। और उन्हीं धार्मिक सुधारों में हमें मुख्य रूप से एक प्रार्थना सभा यहाँ पर महाराष्ट्र में के अंतर्गत देखने को मिली। और यही प्रार्थना समाज था, इसके संस्थापक हमें कौन यहाँ पर देखने को मिलते हैं? देखिएगा, यदि प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम पूछेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना हम लोगों को यहाँ पर कब देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा कि हमें 1867 में हमें प्रार्थना समाज की यहाँ पर स्थापना देखने को मिलती है। किन किन के द्वारा स्थापना की गई थी? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग यहाँ पर नाम होगा। आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है। और यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग ने विद हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन, किनकी सहायता से? केशव चंद्र सेन की सहायता से जो इन्होंने भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। लेकिन अब केशव चंद्र जब सेन ऑप्शन बनेगी तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर भारत में यदि सवाल पूछेगा आत्मीय सभा, कौन सी सभा?
आत्मीय सभा की स्थापना कब होती? तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर याद होना चाहिएगा, भारत में आत्मीय सभा की स्थापना 1814 और हमें 15 के बीच में देखने मिली थी। क्या हुआ करती थी आत्मीय सभा? तो यही आत्मीय सभा की स्थापना सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? आप सभी जानते हैं, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। और राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जब भारत में 1814 और 15 में जब यहाँ पर आत्मीय सभा की स्थापना की, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही भारत में सती प्रथा का विरोध किया था, बहु विवाह का विरोध किया था और बाल विवाह का विरोध किया गया था। यह सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? जवाब होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा एक तो बहु विवाह का विरोध किया गया। कौन सा विवाह? बहु विवाह। इनके द्वारा एक प्रकार के बाल विवाह का भी विरोध किया गया था और एक प्रकार का इनके ही द्वारा भारत में सती प्रथा, कौन सी प्रथा का द्वारा? सती प्रथा का भारत में राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर विरोध किया गया था। जब देखिएगा, जो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और वहीं पर 1828 में आप लोग याद करिएगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही भारत में पहली बार ब्रह्म समाज की स्थापना भी की जाएगी। तो यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा कि भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जवाब होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। अब राजा राम मोहन राय को आप सभी जानते हैं कि इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया। पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, ये आप लोगों को अग्रदूत कहा जाता है। और इन्हें ही जो आधुनिक भारत का प्रथम व्यक्ति भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम व्यक्ति का भी जो टाइटल, जो ये आपकी उपाधि है, ये जो यही राजा राम मोहन राय के पास में जो इनकी प्रसिद्ध आप लोगों को बुक आना चाहिए, इनकी एक पुस्तक हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मनिकल। कौन सी? ब्रह्मनिकल। इनकी एक फेमस बुक देखने को मिलेगी। एक हमें इनकी एक बुक देखने को मिलेगी जिसका नाम है संवाद कौमुदी। कौन सी? संवाद कौमुदी। हमें यहाँ पर इनकी प्रसिद्ध रचना यहाँ पर देखने को मिलती है, या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इनका जो नाम हुआ कर देखिएगा, जो इनका नाम हमें जो देखने को मिलता है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो इनका पुराना नाम हमें राजा राम मोहन राय देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो राजा इनके नाम के आगे जोड़ा गया, ये इनका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि जो समय भारत में एक मुगल शासक हुआ करता है जिसका नाम था जो अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया गया था, यानी राजा की उपाधि यहाँ पर दी गई थी। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ठीक है। और यही जो राजा राम मोहन राय हुआ करते थे, इनके शिष्य हुआ करते जिनका नाम था देवेंद्र नाथ। तो यहाँ पर 1839 में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि इनके द्वारा एक तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की गई। तत्व बोधिनी सभा। तो तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की यहाँ पर की जाएगी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर, या पूरा नाम याद करिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर देखिएगा, यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यदि आप लोगों से, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कौन समाज की? आर्य समाज की इनके द्वारा स्थापना किया गया था। और वहीं पर कब किया गया था? तो 1875 में इनके द्वारा किया गया। और वहीं पर सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना हम लोगों को देखने को मिले। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। तो आप लोगों से पूछ लेगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। हम लोगों से केवल सवाल पूछा था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग को ही इसी प्रार्थना समाज का संस्थापक यहाँ पर माना गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर भी। और देखिएगा, जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश हमें स्थल बद्ध देखने को मिलेंगे, यानी कौन से दो देश हमें स्थल बद्ध यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दे के रखा है, पैराग्वे, बोलीविया, चिली और आपके इक्वेडोर।
गुयाना, सूरीनाम या ब्राजील या फिर हम लोगों को यहाँ पर वेनेजुएला देखने को मिला। देखिएगा, यदि हम लोगों को यहाँ पे सवाल जो दे के रखा है, देखिए यहाँ पर एक शब्द होता है लैंडलॉक। क्या होगा? लैंडलॉक, या फिर इसी लैंडलॉक को आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं स्थलबद्ध। स्थलबद्ध आप लोग इसे नाम बोल सकते हैं। देखिए, यदि मैं आप लोगों को बोलूंगा लैंडलॉक का मतलब क्या होता है, यानी स्थलबद्ध का मतलब क्या होगा, तो आप सभी मुझे जवाब देंगे, यानी वह देश या वह भूमि का हिस्सा जिसकी सीमा न तो महासागर से मिलती हो, न उसकी सीमा महासागर से मिलती हो, न उसकी सीमा हमें सागर से मिलती हुई दिखाई देगी, और न ही किसी प्रकार की खाड़ी से। यदि किसी देश या पृथ्वी की किसी भूभाग की सीमा यदि महासागर के साथ में, सागर के साथ या खाड़ी, इन तीनों के साथ यदि मिलती हुई नहीं देखने को मिलती है, तो वह देश यानी वह लैंड का हिस्सा, हम लोग उस पूरे हिस्से को या तो स्थलबद्ध बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको हम लोग बोल देते हैं लैंडलॉक। तो हमें एक कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है हमें साउथ अमेरिका। इसमें कौन कौन से हमें यहाँ पर दो लैंडलॉक हमें यहाँ पर देश देखने को मिलेंगे। तो जवाब होगा कि हमें यहाँ पर पेराग्वे और बोलिविया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पेराग्वे और बोलिविया। हमें यहाँ पर पराग्वे और बोलिविया देखने को मिलेगा। बोलिविया हमें इस महाद्वीप में यहाँ पर दो लैंडलॉक कंट्री देखने को मिलेंगे। दो लैंडलॉक कंट्री हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जो बोलिविया देश हम लोगों को देखने को मिला है, कौन सा? ये बोलिविया देश देखने को मिलता है। इसी बोलिविया देश में हमें एक टीटीकाका झील देखने को मिलेगी। कौन सी? टीटीकाका हमें एक झील देखने को मिलेगी। और इसी टीटीकाका झील की खासियत क्या है दोस्तों? यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा कि टीटीकाका झील की खासियत क्या है, तो जवाब होगा कि यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील देखने को मिलेगी। यह विश्व की सबसे ऊंची हम लोगों को यह नौकायन झील देखने को मिलेगी। नौकायन झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या साउथ अमेरिका महाद्वीप में हमें विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसका नाम है यहाँ पर यापी। जवाब होगा, नाम होगा यहाँ पर यापी एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला हमें विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि ये जो आपकी एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलेगी, ये इसकी टोटल लेंथ कितनी देखने को मिलेगी? टोटल लेंथ कितनी देखने को मिलेगी? 7200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलेगी। और यही आपकी एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा एकांगुआ। कौन सा? एकांगुआ हमें यही आपकी एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत देखने को मिलेगा। और ये आपके एकांगुआ जो पर्वत है, यह मुख्यतः दो देशों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। एक तो आपका अर्जेंटीना में हमें इसका फैलाव देखने को मिलता है, और एक हमें चिली में। कहाँ पर? चिली। इन दोनों देशों में हमें इसका मुख्यतः फैलाव देखने को मिलेगा। और यही एकांगुआ चोटी की खासियत क्या होती है? यही एकांगुआ चोटी हमें हमें आपके दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें यह दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। सबसे ऊंची चोटी हम लोगों को यहाँ पर यही देखने को मिलती है। ये सब आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वही यही साउथ अमेरिका देश देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा हमें देश देखने को मिलता है, जिसका नाम है यहाँ पर ब्राजील। कौन सा? ब्राजील हमें देखने को मिलेगा। और इस पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा देश हमें देखने को मिला है, जिसका नाम था ब्राजील। ब्राजील के साथ इस महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, सभी इसी ब्राजील के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन दो ही ऐसे देश हमें यही साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। एक का नाम हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का जवाब हो जाएगा, जो एक देश देखने को मिला है इसका नाम है इक्वाडोर, और एक हमें देखने को मिलेगा चिली। इन दोनों देशों की सीमा हमें ब्राजील से सीमा साझा करते हुए नहीं देखने को मिलेगा। बाकी इस महाद्वीप में जितने भी देश देखने को मिलेंगे, सबकी सीमा ब्राजील के साथ लगती है। और ब्राजील की कैपिटल मानी जाती है यहाँ पर ब्राजीलिया। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा कि ब्राजील में जो हमें कॉफी के बागान होते हैं, जो ब्राजील में बागान देखने को मिलते हैं, उन्हें हम लोगों ने फजेंडा कहा गया है। क्या कहा गया है? फजेंडा।
ये आप लोगों को सब यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या देख रखा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिला। भारत सरकार ने ये आपके इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है कि मतलब किस कारण से यहाँ पर जो इंद्रधनुष कार्यक्रम की भारत में शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलती है। चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। निजी बैंकों की क्षमता जो निर्माण के लिए, निजी क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का हमें पुनरुद्धार करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि यह हमें इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, कौन सा, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये जो फ्रेमवर्क है, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क हमें 2014 से देखने को मिलेगा। और ये जो सार्वजनिक बैंक की जो ग्रोथ रेट हमें नेगेटिव देखने को मिलती है, इनको फिर से सकारात्मकता लाने के लिए, इनका फिर से उद्धार करने के लिए सबसे पहले यह आपके इंद्रधनुष फ्रेमवर्क की भारत में शुरुआत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्न में कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो कौन प्रसिद्ध हमें यहाँ पर संतूर वादक देखने को मिलते हैं, ये निखिल बनर्जी, शिव कुमार शर्मा। देखो हमें संतूर वादक यदि सवाल पूछा है कि प्रसिद्ध संतूर वादक हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलेंगे, तो जवाब होगा यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे वर्षा अग्रवाल। वर्षा जो अग्रवाल का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यहाँ पर भजन सेपोरी कौन देखने को मिलेंगे, भजन सेपोरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं पर यहाँ पर शिव कुमार शर्मा कौन देखने को मिलेंगे, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। यह भारत के हमें प्रसिद्ध यहाँ पर हमें संतूर वादक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमें यही भारत के हमें यहाँ पर प्रसिद्ध संतूर वादक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं पर सवाल ये जो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देख रखा है निखिल बनर्जी, ये क्या है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हमें देखने को मिलेंगे। तो सितार वादक में किन किन का नाम हम लोग का, किन किन का नाम यहाँ पे लिया जाता है, जवाब होगा निखिल बनर्जी। निखिल जो बनर्जी है ये भारत के प्रसिद्ध सितार वादक है, निखिल बनर्जी का नाम यहाँ पर आता है। और वहीं पर यहाँ पर विलायत खां, किनका नाम याद आएगा, विलायत खां का नाम आप लोगों को याद करना है। और यहाँ पर पंडित रविशंकर, पंडित फेमस है, पंडित रविशंकर जी भी भारत के प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। फिर यहाँ पर उमा शंकर मिश्र, किनका नाम आएगा, उमा शंकर मिश्र आप लोगों को यहाँ पर याद करना है। और राजीव जनार्दन, यहाँ पर राजीव जनार्दन आप लोगों को नाम याद करना है। यह भारत के प्रसिद्ध सितार वादक माने गए हैं, क्या माने गए हैं, हमें भारत के यह प्रसिद्ध सितार वादक देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों से जो सवाल ये पूछा था कि इनमें से कौन सा संतूर वादक है, तो शिव कुमार शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध हमें संतूर वादक देखने को मिलते हैं। लेकिन और यही के साथ में आप लोगों को ये आपके सितार का भी नाम याद होना चाहिए। आप लोगों को निखिल बनर्जी, विलायत खां, पंडित रविशंकर, और पंडित रविशंकर के बाद में यहाँ पर आप लोग याद करिएगा कि यहाँ पर आपके उमा शंकर मिश्र और राजीव जनार्दन का हम लोगों को नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर इसी के साथ में आपके पंडित रविशंकर जी को यहाँ पर 1962 में आप लोगों को याद रखना है कि एक संगीत नाटक अकादमी दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें 1992 में आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कौन सा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहाँ पर 199 में यहाँ पर इन्हें यानी पंडित रविशंकर जी को यहाँ पर भारत रत्न भी दिया गया, कौन सा रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और हमसे पूछा था केवल संतूर वादक, तो यही शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक यहाँ पर माने जाते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक मिनट, चलिएगा
देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यह कौन सी समानांतर रेखा है, यह हमें 49वीं समानांतर रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है। तब आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, देखो कई प्रकार की समानांतर रेखाएं हमें देखने को मिलती है। देखो जो एक तो हमें समानांतर रेखा देखने को मिलती है, इसका नाम है 20वीं समानांतर रेखा। कौन सी समानांतर रेखा, 20वीं समानांतर रेखा। तो यह हमें सूडान और लीबिया, कौन सा, सूडान व लीबिया की सीमा पर देखने को मिलती है। आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि 20वीं समानांतर रेखा हमें आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा कि यह सूडान और लीबिया की सीमा पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि आपकी 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं आपकी समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच में है, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगी। भारत व पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वहीं पर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि आपकी 31वीं समानांतर है, 31वीं आपकी समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच में देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा आपके एक देश देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा ईरान व इराक। इन दोनों देशों के बीच में हमें ये आपकी 31वीं समानांतर रेखा देखने को मिलेगी। और वहीं पर यदि आप लोग पूछेगा 38वीं समानांतर रेखा, ये समानांतर रेखा किन किन के बीच में देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा फिर आपका यहाँ पर या एक देश पड़ेगा, इसका नाम है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य में हम लोगों को यह रेखा देखने को मिलेगी। और हम लोगों से पूछा है 49वीं समानांतर रेखा, तो यहाँ पर हम लोगों को देख रखा है 49वीं समानांतर रेखा। तो ये 49वीं समानांतर रेखा किन किन के बीच में पड़ेगी, तो जवाब होगा एक तरफ तो कनाडा, कनाडा और कनाडा के साथ पड़ेगा यूएसए। इन दोनों देशों की सीमा पर हम लोगों को 49वीं समानांतर रेखा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और यही 49वीं समानांतर रेखा की खासियत क्या देखने को मिलेगी, ये विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक सीमा है। विश्व की सबसे बड़ी हम लोगों को यहाँ पर यह प्राकृतिक सीमा देखने को मिलेगी। तो सवाल पूछ लेगा कि इन सभी सीमाओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक सीमा रेखा कौन सी होगी, तो जवाब होगा 49वीं समानांतर रेखा। विश्व की सबसे बड़ी समानांतर रेखा हम लोगों को यहाँ पे रेखा देखने को मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन, या फिर भारत हम बात करेंगे पाकिस्तान के बीच में कुछ सीमा देखने को मिलेंगी, जैसे हमें यहाँ पर मेक मोहन लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यह भारत व चीन के बीच में, किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में कब खींचा गया था, 1914 में इसको खींचा गया था। और वहीं पर यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और यह रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में होगी, तो यह भारत व हमें पाकिस्तान के बीच में हमें यह रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों की एक हिंडनबर्ग रेखा, कौन सी, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। तो ये हिंडनबर्ग रेखा आप लोगों की जर्मनी और पोलैंड, किसके बीच में, जर्मनी व पोलैंड के बीच में आप लोगों को यह सीमा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सभी प्रकार की सीमाओं के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, हमारे सवाल का राइट आंसर देखो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच में हमें 49वीं समानांतर रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। इतना डाटा तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, क्योंकि वो रेलवे वाला प्रयास करेगा कि ये 49वीं समानांतर रेखा, अब ये रेखा काफी टाइम जो पहले से आ रही है, अब ये सबको याद है 49वीं, सब यहाँ पे सबको याद होगी। ये 38 जो हमने आपके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में लिखी, ये सबको याद होगी। आप लोगों को क्या क्या फोकस करना है, ये 31 पे फोकस करना है, 24 फोकस करना है और 20 पर फोकस करना है। ये तीनों ज्यादा हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि इन तीनों को ज्यादा वो एग्जामिनर पूछ लेगा यहाँ पर। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश सबसे आगे है। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। और मानव विकास जो सूचकांक रिपोर्ट है हमें इसमें अब देखो 2024 में कौन सा देश सबसे आगे, तो जो पहले नंबर पर हमें देखने को मिलेगा वो स्विट्जरलैंड। कौन देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड हमें देखने को मिलेगा। और भारत की रैंक 134वीं हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी।
भारत की रैंक हमें 134 देखने को मिलेगी, लेकिन पहले नंबर पर हम लोगों को यहाँ पर स्विट्जरलैंड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछ लेगा कि हमें वैश्विक सवाल पूछ लेगा वैश्विक या आपके ऊर्जा सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक रिपोर्ट में भारत का यदि सवाल पूछ लेगा तो आप लोगों को 63 नंबर पर आप लोगों को भारत देखने को मिलेगा। और वहीं पर यात्रा व पर्यटन सूचकांक में आप लोगों को कौन सा देश पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। तो जवाब होगा कि यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान 39वां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर वैश्विक जीवन क्षमता रिपोर्ट में भारत का स्थान हम लोगों को यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा। तो जवाब होगा 112वां स्थान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट या जेंडर रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा हम लोगों को, ये हाल ही में 2024 में इन सभी रिपोर्टों का प्रकाशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सवाल पूछ लेगा वैश्विक जेंडर रिपोर्ट 2024 में हमें भारत का स्थान कौन सा देखने को मिलेगा। तो 129वां हमें भारत का स्थान यहाँ पर देखने को मिलेगा। 129वें नंबर पर हम लोग जेंडर गैप रिपोर्ट में यहाँ पर खड़े होते देखने को मिलते हैं। और एक सीपरी, अब ये सीपरी क्या है, सीपरी क्या करता है कि बेसिकली हथियारों के ऊपर हर वर्षांक एक प्रकार की हम लोगों को यह संस्था देखने को मिलती है। और यह संस्था हर वर्ष एक प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करती है। और ये सीपरी जब रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह बेसिकली उस देश में परमाणु या उस देश में यह हथियारों के बारे में, उस देश के पास में कितने हथियार हो सकता है उसके बेसिस पर यह रिपोर्ट यहाँ पे निकालती है। तो सिपरी ने यही सिपरी संस्था ने 2024 में एक रिपोर्ट का प्रकाशन दिया कि भारत के पास अभी तक मतलब 2024 तक भारत के पास में लगभग नहीं, इसका आंकड़ा तो फिक्स होता है, हम लोग यहाँ पे लगभग लिख रहे हैं, बल्कि लगभग 170 भारत के पास में परमाणु हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह सीपरी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर माना गया है। अब हम लोगों को सवाल पूछा था कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश सबसे आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जवाब होगा कि हमें यह स्विट्जरलैंड यहाँ पर देखने को मिलता है। यह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यहाँ पर एक और आंकड़ा है, सवाल पूछ लेगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा ये कहाँ पर है, तो इसमें आप लोगों का आइसलैंड, कौन सा देश है, आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। और भारत की रैंक 119वीं रैंक हम लोगों को यहाँ पर भारत की देखने को मिलती है। चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम था। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में किया था। और जब इस कार्यक्रम की शुरुआत किया था तो नाम क्या रखा था, तो नाम रखा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अटल कौशल विकास योजना या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसके बाद महात्मा गांधी कौशल विकास योजना। तो आप सभी जानते हैं कि 2015 में यह कौशल कार्यक्रम भारत में प्रारंभ की जाती है। इसके साथ इसका जो नाम रखा गया था वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यहाँ पर नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो आप सभी जानते हैं कि जीएसटी को भारत में कब लाया गया था या भारत में कब इसको लागू किया गया था। तो आप सभी जानेंगे कि भारत में इसको यहाँ पर 1 जुलाई और 2017 को भारत में इसको लागू किया था। तभी हम लोग 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 1 जुलाई को हम लोग भारत में जीएसटी डे मनाते हैं, जीएसटी डे हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। तो हमें जीएसटी किस प्रकार का कर देखने को मिलेगा, मूल्य संवर्धन कर, आयकर कर, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। तो आप सभी जानते हैं इनडायरेक्ट एक प्रकार का टैक्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, अप्रत्यक्ष कर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर देखिएगा सेवा कर,
कौन सा? सेवा कर, सेवा कर के बाद में सीमा कर, और सीमा कर के बाद केंद्रीय मूल्य, केंद्रीय मूल्य कर, केंद्रीय मूल्य कर। ये कुछ प्रकार के विशेष हमें यहाँ पर कौन से कर देखने को मिलेंगे? अप्रत्यक्ष कर। कौन से कर देखने को मिलेंगे? अप्रत्यक्ष टैक्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और वहीं पर आयकर कौन सा हो जाएगा? आयकर हो जाएगा। या फिर आप लोगों का उपहार कर, कौन सा कर? उपहार कर। उपहार के बरकर के बाद में आप लोगों का संपत्ति कर, कौन सा कर? या आपका आयकर कर, फिर आपका उपहार कर, या फिर आप लोगों का संपत्ति कर। तो ये जिस प्रकार के कर होते हैं ये हमें एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर देखने को मिले। कौन से कर? प्रत्यक्ष कर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, इतना। और हमें जीएसटी होगा तो जीएसटी हमें मुख्यतः 3 प्रकार से देखने को मिलेगा। एक आईजीएसटी देखने को मिलेगा, आईजीएसटी। एक हमें सीजीएसटी का प्रकार देखने को मिलेगा, हमें एक एसजीएसटी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के जीएसटी हम लोगों को यहाँ पर दरें देखने को मिलेंगी। आई से मतलब हो जाएगा कि आपके इंटरनेशनल जितने भी ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल हम लोगों को व्यापार होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह जो टैक्स रहेगा ये आप लोगों के राज्य के पास भी जाएगा। तो राज्य व केंद्र दोनों के पास में यह पैसा जाता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। एस का मतलब होगा यहाँ पर आप लोगों का स्टेट, हमें जीएसटी यहाँ पर देखने को मिलता है। और सी का मतलब होता है यहाँ पर सेंट्रल। ठीक है, तो एक प्रकार का सेंट्रल के पास में जाता हुआ पैसा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, ठीक है। हम लोगों से पूछा था कि यह जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो अप्रत्यक्ष कर हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित टाइगर रिजर्व है? कौन सा एक प्रकार का बाघ रिजर्व जो टाइगर रिजर्व हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा? और 4 ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर देख रखे हैं। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, या गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। आप सभी जानते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, या गिर वन्य जीव अभ्यारण्य हमें गुजरात में, जिम कॉर्बेट हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में हमें यह देखने को मिलेगा। तो यही भारत का एक प्रकार के हमें बाघ संरक्षित टाइगर रिजर्व क्षेत्र हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। जब भारत में बाघ संरक्षण की बात हुई है तो आप लोगों को याद होना चाहिए, भारत में यदि पूछेगा, यहाँ पर देखो, पहली बात तो गिर परियोजना भारत में कब आती है, ये याद होना चाहिए। गिर परियोजना भारत में कब जो आती हुई हम लोगों को देखने को मिलेगी, तो जब हो जाएगा 1972। कब आएगी ये? 1972 में हम देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद यदि सवाल पूछेगा यहाँ पर बाघ संरक्षण परियोजना, कौन सी परियोजना? बाघ संरक्षण परियोजना। तो भारत में बाघ संरक्षण परियोजना हम लोगों को कब देखने को मिलेगी? तो 1973 में भारत में हमें बाघ संरक्षण योजना यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र या घड़ियाल प्रजनन यहाँ पर संरक्षण योजना कब देखने को मिलेगी? तो 1975 में हम लोगों को यहीं पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर एक प्रकार की यहाँ पर हमें हंगुल परियोजना, कौन सी परियोजना? एक प्रकार की हंगुल परियोजना। ये हंगुल परियोजना के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ये हंगुल परियोजना कब देखने को मिलेगी? 1970 में हमें भारत में हंगुल परियोजना हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहीं पर भारत में सवाल पूछ लेगा कि एक हाथी परियोजना, कौन सी परियोजना? कि हाथी परियोजना कब देखने को मिलेगी? तो हाथी परियोजना हमें 1992 में भारत में हाथी परियोजना हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि गिर परियोजना को देखा, बाघ संरक्षण परियोजना को देखा, घड़ियाल एक प्रकार की प्रजनन को देखा, हंगुल परियोजना को देखा 1970 में, हाथी संरक्षण को देखा, और एक प्रकार की यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग और, जिसका नाम है गेंडा संरक्षण परियोजना। गेंडा संरक्षण परियोजना हम लोग को देखने मिलेगी। तो 1987 में हम लोगों को यह भारत में एक प्रकार की गेंडा संरक्षण परियोजना भारत में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, भारत का केंद्रीय
या आपका औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये से ही प्रकार के पैटर्न आप लोगों को रेलवे में भी देखने को मिलेगा। अब देखो हम लोगों से जो सवाल पूछा है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या फिर लखनऊ में। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर लखनऊ होगा। लखनऊ में हमें केंद्रीय यहाँ पर औषधि हमें आप लोगों का अनुसंधान यहाँ पर संस्थान देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये लखनऊ में हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र, मौसम अनुसंधान केंद्र हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा कि यह हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? दिल्ली में देखने को मिलेगा। और वहीं पर हमें धातु विज्ञान केंद्र के बारे में पूछेगा तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान केंद्र हम लोगों को जमशेदपुर, कहाँ पर? जमशेदपुर में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यह हमें हैदराबाद, कहाँ पर देखने को मिलेगा? हमें हैदराबाद में देखने को मिलेगा। और वहीं पर यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये हमें करनाल हरियाणा में, कहाँ पर? करनाल हरियाणा में देखने को मिलेगा। और वहीं पर राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय प्लाज्मा या आपके अनुसंधान केंद्र हमें गुजरात के गांधीनगर, कहाँ पर? गांधीनगर में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान के बारे में पूछेगा यदि राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान, तो हम लोगों को यह देहरादून, कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो देहरादून में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रकार के रिसर्च सेंटर एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर याद होना चलिएगा। हम लोगों से केवल क्या पूछा था? केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? तो हमें लखनऊ में यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि देखो नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को देख रखा है कि आपका एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो एक प्रकार का संस्थान, इसका जो नाम है कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा था। ये क्या देखने को मिलेगा? फिल्म निर्माण कंपनी या फिर इसरो की मार्केटिंग शाखा, मोबाइल हैंडसेट निर्माता या फिर विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या? हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी आपके इसरो की एक प्रकार की मार्केटिंग शाखा हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलती है। ठीक है, यह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? ठीक है, अब विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जब जो वर्तमान में जो धनराशि है, यानी उसी धनराशि पर जो जिस प्रकार के भारत में नोटों का प्रचलन चल रहा है, यानी भारत में उन नोटों के बदलों पे यदि नए नोट भारत सरकार को लाने होते हैं और पुराने नोटों को आरबीआई के द्वारा फिर से वापस खींचे जाते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। और भारत में विमुद्रीकरण की प्रक्रिया हमें 3 बार देखने को मिली। कब कब देखने को मिलेगी? अब 3 बार कब कब देखने को मिले भारत में? हमें सबसे पहले 1946 में कब देखने को मिलेगी? 1946 में यहाँ पर सीडी देशमुख यहाँ पे गवर्नर को हुआ करते थे। सीडी देशमुख यहाँ पर गवर्नर हुए, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। एक हमें 1978 में यह घटना देखने को मिलेगी जहाँ पर गवर्नर कौन हुआ करते थे? तो यहाँ पर आईजी पटेल कौन हुआ करते थे? आईजी पटेल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और वहीं पर भारत में 2016 में एक विमुद्रीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी जहां पर हमें गवर्नर उर्जित पटेल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल, तो 3 बार हमें यहाँ पर यह घटना देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में केंद्र राज्य संबंधों को संबंधित नहीं है, यानी केंद्र राज्य के संबंध में कौन सा आयोग यहाँ पे संबंधित नहीं है, हम लोगों से सवाल पूछा है। देखिएगा, कोठारी आयोग आप सभी जानते हैं, केंद्रीय सहकारी आयोग, पूंछी आयोग या राजमन्ना आयोग। देखिए, यदि भारत भारत में बात करेगा कि राजा मन्नार आयोग, कौन सा आयोग, राजा मन्नार समिति, तो राजा मन्नार समिति हम लोगों को देखने को मिलती है। और वहीं पर पूंछी आयोग, कौन सा, हमें पूंछी आयोग देखने को मिलेगा। और इसी पूंछी आयोग के बाद हम लोगों को यहाँ पर कोठारी आयोग, कौन सा, सॉरी, कोठारी आयोग की बात नहीं, हमें यहाँ पर एक प्रकार का यह सरकारी सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग या बोले या इसे आप समिति बोले, तो ये जो तीनों प्रकार के आयोग या हमें जो हम लोगों को समितियां देखने को मिलती है, यह तीनों ही केंद्र व राज्य संबंधित है। यह केंद्र व राज्य से संबंधित हुई हम लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन कोठारी जो आयोग है, इसका संबंध उच्च शिक्षा से, किससे है, हमें उच्च शिक्षा से, उच्च शिक्षा से इसका संबंध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे, यही बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। देखो, हमें बहुत बार भारत के इतिहास में जामा मस्जिद देखने को मिलेगी, कहीं बहुत जगहों पर इसका नाम जामी मस्जिद भी हमें नाम देखने को मिलता है। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। और वहीं पर आप लोगों से सवाल पूछेगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि लाहौर की जो जामी मस्जिद है, उसका निर्माण जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ पर याद होना चाहिएगा, यहाँ पर आगरा में एक प्रकार की हमें जामा मस्जिद देखने को मिलती है, आगरा में, जिसका निर्माण जहां आरा ने, किसने, कौन किया था, जहां आरा ने किया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर जौनपुर में एक जौनपुर शहर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक प्रकार की जामी मस्जिद है जिसका निर्माण हुसैन शाह ने, कौन ने किया था, हुसैन शाह ने किया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर हमें यहाँ पर याद होना चाहिएगा, दिल्ली, लाहौर, आगरा, जौनपुर के बाद में यहाँ पर बदायून की जामा मस्जिद, इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया। और वहीं पर संभल, कौन सी, संभल में बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण किया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और जामा मस्जिद जो हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया, कौन ने किया था, शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। तो आप लोगों से पूछ लेगा कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने, लाहौर की का जहांगीर ने, ये जो आगरा में जहां आरा ने, जौनपुर में हुसैन शाह ने, बदायूं में आपके इल्तुतमिश ने, और वहीं संभल में बाबर के द्वारा जामी। देखो, इसको कई जगहों पर जामी के नाम से भी जाना जाता है और कई जगहों पर इसे जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी शब्द आएगा हमारा चलेगा। लेकिन हम लोगों से पूछेगा दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ, कब पूर्ण हुआ था, तो 1656 में इसका हमें पूर्ण कार्य होता हुआ देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चलेगा दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर और बने रहिए हमारे साथ में। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे जो आप लोगों को देख रखा है, जो तिरंगा झंडा यहाँ पे स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। देखो, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा किस भारतीय के द्वारा या किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा विदेशों में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया गया था, तो जवाब होगा भिकाजी कामा। और कब फहराया गया था, देखिएगा, ये घटना हमें जर्मनी में देखने को मिले। कहाँ पर, हमें जर्मनी में, हमें ये जर्मनी का एक स्टुटगार्ट एक शहर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले एक फ्रांसी मूल की महिला, एक फ्रांसीय थी लेकिन ये भारतीय मूल की महिला थी। कौन से मूल की, ये भारतीय मूल की हमें जो महिला देखने को मिली, जिनका नाम हुआ करता था भिकाजी कामा। ना क्या नाम देखने को मिलेगा, भिकाजी कामा। तो भिकाजी कामा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर 1907 में कब फहराया था झंडा, 1907 में पहली बार जर्मनी में इन्होंने भारतीय ध्वज को फहराया था। जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया था। आप लोगों को यहाँ पर यह याद होना चाहिएगा। लेकिन जब ये ध्वज को फहराते उसके बाद यह
चोरी किया जाता है, लेकिन फिर इसे जो ब्रिटिश भारत में कौन लाएगा, तो जवाब होगा यहाँ पर स्टूट या आपका इंदुलाल याग्निक। कौन लाएगा, इंदुलाल याग्निक साहब इसको भारत में लेकर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमें बिल्कुल यहाँ पे राइट होता हुआ देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्न में से एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। एक प्रसिद्ध तबला वादक हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और कौन भारत में प्रसिद्ध तबला वादक हमें देखने को मिलेंगे। देखो, टी.एन. कृष्णन, भीमसेन जोशी, या आपका ला रखा या हरि प्रसाद चौरसिया। तो भारत में यदि पूछेगा तबला वादक भारत में कौन कौन फेमस रहे हैं, तो तबला वादक में भारत में तन्मय घोष। कौन सा, यहाँ पर तन्मय घोष का नाम सबसे पहले आता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन का नाम तबला वादक में लिया जाता है। किशन महाराज, कौन से महाराज, किशन महाराज का नाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यहाँ पर तन्मय घोष, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, और किशन महाराज के बाद में यहाँ पर जल्ला रखा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा, अल्लाह रखा यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर सुखविंदर सिंह नामधारी, सुखविंदर सिंह नामधारी हमें भारत के प्रसिद्ध तबला वादक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने एटलीस्ट आप लोगों को तबला वादकों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग जाएंगे, ये तबला वादक हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 की ओर रुख करेंगे। हमें देखने को मिलेगा कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। हम सभी जानते हैं कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई, तो जवाब होगा कि अब्दुल खाना के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अब्दुल खाना के द्वारा इसकी, या जिनका नाम था अबुल फजल, माफी चाहेंगे, अकबरनामा के जो रचनाकार थे अकबरनामा के नाम था, जिनका नाम था अबुल फजल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और देखो अब इसने क्या सवाल पूछा है, कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया था। 5 पुस्तकें, 2 पुस्तकें, 3 पुस्तकें और 4 पुस्तकें। आप माने या चाहे न माने, रेलवे इसी प्रकार के प्रश्नों को अपने एग्जाम में पूछता है। अब सब पढ़ लेते हैं कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, या फिर शाहजहां नामा किसके द्वारा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, या अब्दुल रहीम के द्वारा तुजुक ए बाबरी को लिखा गया, बाबरी नामा लिखा गया, या यहाँ पर ये आपके इनायत खां हुए जिनके द्वारा शाहजहां नामा लिखा गया। लेकिन अब ये नहीं पूछा है। अब देखिए क्या पूछा है जनाब, अब हम लोगों से सवाल पूछा है कि कितनी विभाजित किया गया था, तो 3 पुस्तकों में, जो कितनी पुस्तकों में, 3 पुस्तकों में इसको यहाँ पर विभाजित किया गया है। यहाँ पर रामायण को आप लोगों को याद रखना है कि रामायण को यहाँ पर 7 खंडों में, जो कितने खंडों में, 7 खंडों में। और वहीं पर महाभारत को, कौन सी को, महाभारत को यहाँ पर 18 पर्व में विभाजित किया गया है। और वहीं पर यहाँ पर अर्थशास्त्र एक पुस्तक देखने को मिलेगी चाणक्य की, इसका नाम है अर्थशास्त्र को 15 हमें विभागीय क्षेत्र में हमें ये बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और इसके बाद में देखो ये एटलीस्ट इनके बारे में, तो रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, या फिर हमें ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद तो हमें कितने मंडल में देखने को मिलेगा, ऋग्वेद तो हमें 10 मंडल में यहाँ पर बढ़ता हुआ हम लोगों को देखने को मिला है। एटलीस्ट इतना ही आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे इस सवाल का राइट आंसर हमें देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि हमें, देखो करम उत्सव, देखो करम उत्सव नहीं होगा ये, बल्कि हमें लोकरंग उत्सव, कौन सा उत्सव, हमें लोकरंग उत्सव किस राज्य में यहाँ पर देखने को मिला। लोकरंग उत्सव है हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, नागालैंड, या 4 ही ऑप्शन है। तो आप सभी जानते हैं जो लोकरंग उत्सव है, यह लोकरंग जो उत्सव के साथ साथ
यह लोकरंग उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए किस आ जाएंगे, यानी मध्य प्रदेश में इसको बड़े धूमधाम से आदिवासी जनजातीय लोगों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लोकरंग उत्सव के बाद भारत में हम हमारे जो मध्य प्रदेश में हमें पीर बुधन उत्सव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर कौन सा, हमें यहाँ पर मड़ई उत्सव, कौन सा उत्सव, हमें मड़ई उत्सव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मड़ई उत्सव के बाद में यहाँ पर गणगौर उत्सव, कौन सा उत्सव, गणगौर गणगौर उत्सव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और काकासर, कौन सा उत्सव, काकासर उत्सव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फेमस उत्सव हम लोगों को मिलाकर मध्य प्रदेश के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारे सवाल का जो बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में हमें लोकरंग उत्सव देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश के कुल हिस्सों में लोकप्रिय है? तो कौन सी एक प्रकार की जो संगीत आप लोगों को शैली है जो आपके पश्चिम बंगाल या आपके असम और बांग्लादेश में कुछ हिस्सों में फेमस हम लोगों को लोकप्रियता के में देखने को मिलती है? चलो, रोपी, भवैया या रेखम पाड़ा, कौन सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक प्रकार की हमें भवैया देखने को मिलेगी। कौन सी देखने को मिलेगी? तो यह भवैया हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। देखो यहाँ पर आप लोगों को इसके बाद में एक प्रकार का यहाँ पर आप लोगों का टप्पा, कौन सा टप्पा हम लोगों को पंजाब में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगी? पंजाब में हम लोगों को देखने को मिलेगी। एक प्रकार की पंडवानी, कौन सी पंडवानी हम लोगों को छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में पंडवानी के बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे? हमें भवगीत, कौन सा देखने को मिलेगा? भवगीत देखने को मिलेगा। और भवगीत हमें कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और एक बहुआ, बहुआ हमें देखने को मिलेगा। यह हमें पश्चिम बंगाल, कहाँ पर देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में हमें मुख्यतः यहाँ पर यह देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक आपकी टप्पा याद कर लेना, पंडवानी, भवगीत और एक बहुआ, यह हमें पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोकगीत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिएगा, या आपका असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर। हम सभी जानते हैं कि हमारा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश कौन सा हमारा राज्य? जवाब होगा कि हमारा ये आपका अरुणाचल प्रदेश। और आपके अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर नागालैंड, कौन? नागालैंड। और नागालैंड के बाद जवाब होगा कि मणिपुर, कौन सा? मणिपुर। और मणिपुर के बाद में यहाँ पर मिजोरम, कौन सा? मिजोरम। ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ ये सभी ही म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन आसाम राज्य यहाँ सीमा साझा नहीं करता। और क्या याद होना चाहिए म्यांमार के बारे में? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में एक भारत शासन एक्ट आया था। भारत में भारत शासन एक्ट 1935 में देखने को मिलेगा। और यही भारत शासन एक्ट 1935 में हम के अंतर्गत हम लोगों ने म्यांमार को भारत से 1937 में ही क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। हम लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वही हमें भारत में एक प्रकार की पर्वतमाला देखने को मिलती है, इसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? हिमालय पर्वतमाला हम लोगों को देखने को मिलेगी। और यही आपकी हिमालय पर्वतमाला जब आपके इसी जो एक प्रकार की जो यही आपकी हिमालय पर्वतमाला की एक श्रेणी चली जाती है हम म्यांमार में। कहाँ पर चली जाती है? म्यांमार में गई है। तो एक प्रकार की हम यह श्रेणी के कारण कुछ प्रमुख आपके हम लोगों को ये आपकी बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में हमें कुछ प्रकार के द्वीप देखने को मिलते हैं। तो यही द्वीपों को हम लोगों ने अंडमान निकोबार नाम दिया है। अंडमान व निकोबार हम लोगों ने इसको नाम दिया है। तो आपसे पूछेगा कि आपके अंडमान निकोबार है, यह किस श्रेणी के इस द्वीप हमें देखने को मिलेंगे? जवाब होगा अराक युमा। इस पर्वतमाला का, इस पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? अराक
युमा पर्वत श्रेणी, और ये कहाँ पर फैली हुई है, तो हमें म्यांमार में देखने को मिलती है। और किस पर्वतमाला का भाग होगी, तो यह हिमालय पर्वतमाला का भाग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि वेदों में का वेदों का इनमें से कौन सा अंक जटिल शब्दों में अर्थ एवं व्याख्याता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वेद नहीं और वेदांग होना था। ठीक है, वेदांग होना था। तो वेदांग आप सभी जानते हैं, वेदांग जो कितने प्रकार के हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमें व्याकरण एक प्रकार का देखने को मिलेगा, व्याकरण हमें यहाँ पर एक प्रकार का वेदांत देखने को मिलेगा। व्याकरण के बाद यहाँ पर ज्योतिष कौन देखने को मिलेगा, ज्योतिष। ज्योतिष के बाद यहाँ पर निरुक्त, निरुक्त के बाद यहाँ पर शिक्षा, शिक्षा के बाद यहाँ पर छंद, और छंद के बाद यहाँ पर हमें कल्प क्या देखने को मिलेगा, कल्प। तो हमें एक प्रकार के 6 वेदांक देखने को मिलेंगे। तो वेदांक कितनी संख्या है, तो 6 वेदांक देखने को मिलेंगे। तो वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल अंकों के अर्थ एवं व्याख्याता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन नंबर सी को माना जाता है, जिसे हम लोग व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्याख्याते के लिए कौन फेमस है, तो यह व्याकरण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, हसदेव और जाक नदियां भारत के किस राज्यों में देखने को मिलती हैं। जब हम लोग भारत के छत्तीसगढ़ में जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में नदियों से जब छोटा रूप, यदि नदियों से कुछ छोटा रूप लिया जाता है, उसे हम लोग सरिताएं बोलती हैं। तो 2 सरिताएं और एक सरिता का नाम देखने को मिलेगा, जिसका नाम है हसदेव। कौन, हसदेव, और एक सरिता होगी जिसका नाम है जौग। जब ये दोनों सरिताएं आपस में मिलती हैं, तो यह महानदी बनाती, क्या बनाती हैं, महानदी बनाती। तो हमें हमारे छत्तीसगढ़ में यह दोनों नदियां देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि लूड़ी भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, लूड़ी। तो यह लूड़ी भारत के किस राज्य का रहेगा। देखो, यदि आप लोगों की परीक्षा में पूछेगा कि लूड़ी बताओ, या लूड़ी के बाद हमें पूछेगा गिद्दा, कौन सा पूछेगा, गिद्दा, या गिद्दा के बाद पूछेगा डफ, कौन सा पूछेगा, डफ, या डफ के बाद पूछेगा भांगड़ा, कौन सा पूछेगा, भांगड़ा, या नाचर, कौन सा पूछेगा, नाचर। तो ये सभी प्रकार के लोक नृत्य है, और ये कहाँ के देखने को मिलेंगे, तो हमें पंजाब के देखने को मिलेंगे। कहाँ के, पंजाब के। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होना चाहिएगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपके इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो किसके लिए यह दिया जाता है, आप लोगों को 4 ऑप्शन दे के रखे। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य, पर्यावरण संरक्षण, शांति निशस्त्रीकरण और विकास कार्य राशि के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक प्रकार का शांति या विकास कार्य के लिए यह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में यहाँ पर, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, तो यह जो एक प्रकार का संगीत नाटक अकादमी, हमें सॉरी संगीत नाटक अकादमी नहीं, मैं अभी इसको बोल रहा हूँ, ये संगीत नाटक अकादमी नहीं, एक संस्था के द्वारा यह दिया जाता है। इसका नाम है मूर्ति देवी पुरस्कार। जवाब होगा कि मूर्ति देवी पुरस्कार है, और इसी मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना 1983 में हम लोगों को देखने को मिलती है, और यह एक प्रकार का साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। कोई इस प्रकार की संस्था के द्वारा यह दिया जाता है। मैं माफी चाहूंगा, अभी मुझे उस संस्था का यहाँ पर नाम याद नहीं आ रहा है। बाकी उस संस्था के द्वारा हमें मूर्ति देवी पुरस्कार यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसके साथ में हमें यहाँ पर इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि, कितने लाख रुपए की राशि, 4 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पर दी जाती है। चलिएगा आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर रुख करेंगे, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि व्यास सम्मान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ दिया जाता है। आप सभी को जानते हैं कि व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो फिल्म, नृत्य, साहित्य, संगीत, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला
के बिरला फाउंडेशन के द्वारा के बिरला ये फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना हमें कब देखने को मिलेगी? तो 1991 में देखने को मिलेगी। पहले व्यक्ति कौन था? तो जो पहले व्यक्ति, इनका नाम था रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा साहब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते। इन्हें सबसे पहले व्यास सम्मान यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अब मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि 2023-24 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023-24 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? कमेंट बॉक्स में आप सभी को इस सवाल का मुझे जवाब देना है कि 2023-24 में व्यास सम्मान किसको दिया गया है और किस भाषा के लिए उन शख्स को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।